नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज महाराष्ट्र दौरा। मुंबई में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शाम को प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ करेंगे संवाद। पिथौरागढ़ बवाल पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन। 3 नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों और कार्यक्रम में व्यवधान का आरोप। देहरादून में पर्यटकों की कार खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायल। यूपी के बिजनौर से घूमने आए थे चकराता। रामनगर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 60 से ज्यादा लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। जंगल के बीच रिजॉर्ट में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। फरार मैनेजर की तलाश जारी। और उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी। यमुनोत्री हाईवे पर गिरा मलबा। पिथौरागढ़ में 30 सड़कों पर आवागमन बाधित। कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। यहां मुंबई में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। शाम 6 बजे सीएम धामी प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश से बाहर रह रहे उत्तराखंडियों से सीधा जुड़ाव करेंगे। सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। सीएम धामी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसे अहम माना जा रहा है। और सीएम के इस दौरे को लेकर बात करेंगे। देहरादून से हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत जी जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, मुख्यमंत्री जा रहे हैं महाराष्ट्र और वहां पर उत्तराखंडियों से शाम को संवाद करेंगे। आपसे 2 सवाल रहेंगे। एक तो ये जानना चाहेंगे कि आज दिन भर के उनके क्या कार्यक्रम रहेंगे और इसका मकसद क्या माना जाए। क्या उत्तराखंडियों को वापस अपनी जन्मभूमि पर लौटकर जन जो सेवा उनकी रही है उत्तराखंड को लेकर, उनका जो फर्ज है उसको निभाने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे या इसके अलावा और भी कोई मकसद है? बिल्कुल प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम या आज के शेड्यूल की बात की जाए तो आज महाराष्ट्र दौरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। और बकायदा आज जो सिडको का एक एग्जीबिशन महाराष्ट्र में होने जा रहा है, उस एग्जीबिशन में तकरीबन 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। उस एग्जीबिशन को देखेंगे। उस एग्जीबिशन से उत्तराखंड को क्या लाभ मिलेगा, इंडस्ट्रियां किस तरीके से काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां कैसे काम करती है, उनको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उस पर वो कहीं ना कहीं उनके साथ जो डेलीगेशन अधिकारियों का है वो भी उसको अक्षरशः नोट करने का काम करेगा। उसके बाद जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ संवाद करना। प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ संवाद करने का मेन मकसद है, जैसा आपने भी कहा है, कि उत्तराखंड में प्रवासियों की वर्तमान सरकार कितनी कुशलक्षेम लेती है और उनके जरिए उत्तराखंड में वर्तमान में क्या परिदृश्य बदलाव आया है। परिदृश्य में 26 सालों से उत्तराखंड में कितना बदलाव आया है। क्या आज वो लोग अपने आप को प्रवासी उत्तराखंड के रूप में सक्षम बना चुके हैं, तो क्या वो कारोबार के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, बौद्धिकता के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। अगर वो आगे जा रहे हैं तो उत्तराखंड सरकार उनको न्योता देती है कि आप उत्तराखंड में इन्वेस्ट कीजिए। आप उत्तराखंड में अपनी अगर कारोबार जगत की इकाइयों को बढ़ाएंगे तो उत्तराखंड के स्थायी रोजगार के रूप में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार मिलेगा। ये उत्तराखंड की नियमावली और कानून का है, एमएसएमई के तहत या इंडस्ट्रियल एरिया के तहत। ऐसे में सरकार उनको क्या सौगात देती है, सरकार उनको किस तरीके से वन विंडो के माध्यम से तमाम सहूलतें उनके पास पहुंचाती है। और खासतौर पर उत्तराखंड की टीम वर्तमान में धामी सरकार के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो ऐसे में चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत एक ऐसी कमेटी का गठन किया गया है। अगर कोई भी प्रवासी उत्तराखंडी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहता है, तो वन विंडो सिस्टम के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से लेकर फॉलोअप करने तक, मॉनिटरिंग करने तक अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड का एक डेलीगेशन आज मुख्यमंत्री के साथ मुंबई के लिए रवाना हुआ है और रवाना होने के साथ साथ आज सिडको के एग्जीबिशन में जाएगा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री संवाद करेंगे प्रवासियों के साथ, तो उस संवाद के दरमियान जो मिनट्स बनेंगे
उन मिनट्स को अक्षरशः पालन कराने के लिए उत्तराखंड सरकार वचनबद्ध रहेगी और जिसका सीधा लाभ मिलेगा कि उत्तराखंड के जितने भी प्रवासी बाहर हैं, वो चाहे अगर डॉक्टरी के लाइन में है तो वो उत्तराखंड में क्या अपनी इकाइयों को विस्तार दे सकते हैं, या फिर वो उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में टेली कॉलिंग के जरिए लोगों को अपनी एक्सपर्टीज जो राय होती है एक डॉक्टर की, क्या वो यहाँ पर दे सकते हैं, जिसका लाभ उत्तराखंड के जनमानस को हो सकता है। अगर वो कारोबार के क्षेत्र में है तो क्या वो कारोबार की इकाइयों को उत्तराखंड में बढ़ाना चाहते हैं और सरकार उनको बढ़ाने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित करती है, इसको संवाद के जरिए रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी हमसे जुड़ने के लिए। तो वापस अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाने को लेकर बात की जाएगी उत्तराखंडियों से। प्रवासी उत्तराखंडी जो महाराष्ट्र में रहकर कारोबार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, किसी पेशागत काम से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को यह बताया जाएगा कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले 26 साल में किस तरह का विकास किया है और अब अगर वो वापस अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाना चाहते हैं तो सरकार किस तरह से पलक पावड़े बिछाकर अपनी योजनाओं के जरिए उनका स्वागत करती है। जनपद चंपावत के टनकपुर के बूम घाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद की 2 महत्वपूर्ण बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के तट पर तटबंध निर्माण कार्य और पूर्णागिरी तहसील के ग्राम छीनी गोठ की सुरक्षा के लिए हुड्डी नदी पर बाढ़ सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शारदा नदी पर संचालित बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कामों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मंदिर प्रबंधन समितियों, पूर्व सैनिकों, जनप्रतिनिधियों, खिरद्वारी जनजाति समूह, व्यापार मंडल, कृषक बंधुओं, स्वयंसेवी संगठनों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने सेवा पखवाड़े के अंतर्गत लगाए गए विभागीय स्टॉल्स का भी विस्तृत निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय महिलाओं के साथ पारंपरिक तरीके से रोटी और चटनी तैयार की, जिससे महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। जन की सरकार जन के द्वार जो कार्यक्रम चलाया गया था 45 दिन तक चला था, उसमें अनेक लोगों को उनके घरों के पास सभी प्रशासनिक विभागों ने आकर, चाहे उनके सर्टिफिकेट बनाने हैं, कोई छोटे बिजली का काम है, सड़क का काम है, कोई अस्पताल का काम है, या लाभार्थी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल रहा है, पेंशन लगनी है या कोई छूट गया है, उन सभी को मौका मिला था और उन्होंने लोगों ने इसकी बहुत सराहना की। इसलिए हमने इसका द्वितीय चरण एक पखवाड़ा प्रारंभ 19 तारीख तक ये चलेगा और सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, सबको निर्देश दिए कि इसका जो है पूरे समर्पण के साथ काम करें। उत्तराखंड कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के दौरान सामने आई अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 स्थानीय नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर की गई है और इसे संगठन में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह लुंठी, पूर्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष भावना नगरकोटी और दीपक लुंठी को तत्काल प्रभाव से पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि 30 जून को पिथौरागढ़ में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के दौरान मंच पर अमर्यादित व्यवहार और अनुशासनहीनता की गई थी और इसी को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह कार्रवाई की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित घट्टी गोला क्षेत्र के मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में स्थानीय लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मोटर मार्ग पर सुरक्षात्मक कामों और आवश्यक जाल लगाने का काम प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। विजन को तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली में भारत मंडपम से, जहां पर
सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव वीर श्रीनिवास भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों का। देहरादून में सेवा सप्ताह के दूसरे दिन सायूराम इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान यूसीसी लागू करने, सशक्त भू कानून, राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन, सख्त नकल रोधी कानून, शीतकालीन चारधाम यात्रा और लैब ऑन व्हीकल्स जैसी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। कई विभागों ने देहरादून में पहली बार शुरू की गई योजनाओं की भी जानकारी दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए एजेंट टीवी पर। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की के बुग्गावाला में भाजपा नेता सुबोध राकेश ने एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगवाया, जिसमें आंखों की फ्री जांच और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। वहीं 74 विकलांग लोगों को व्हील चेयर भी दी गई। आपको बता दें, ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता सुबोध राकेश अपने विधायक के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। पिछले लगातार कई सालों से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के माध्यम से। तो मेरा जन्मदिन मनाने का यही प्रक्रिया रही है। मेरा जन्मदिन मनाने का जो रही है रूटीन, ऐसे लोगों के साथ उनका इस प्रकार से विकलांग लोग, हमारे अन्य हमारे वृद्ध लोग 60 साल से उम्र के, इन लोगों के लिए हम उपकरण वितरित करने का काम पिछले कई सालों से मेरे माध्यम से हो रहा है। जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के सहयोग से हमारे सुमित जी भाई हमारे साथ है, इनका बहुत सहयोग मेरे साथ रहा। इसी व्यवस्था को लेकर आज हम यहाँ बुग्गावाला में हैं। जवालापुर विधानसभा में आज पहली बार, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस क्षेत्र में इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ है। नैनीताल में भारतीय वाल्मीकि समाज की प्रांतीय बैठक हुई। इसमें वाल्मीकि समाज के अधिकारों पर चर्चा की गई। बैठक में समाज के उत्तराखंड प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि सितंबर के महीने में बड़ी बैठक भवाली में की जाएगी, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। की बैठक हो रही है, जिसमें प्रांत के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे राष्ट्र के पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम आगामी सितंबर माह में, क्योंकि जुलाई और अगस्त में बारिश की वजह से हम यहाँ प्रोग्राम नहीं करेंगे, मगर सितंबर में एक भव्य सम्मेलन हम यहाँ कराएंगे। उसी पे एक चर्चा की जाएगी और आगामी कार्यक्रम और संगठन को मजबूत करने के लिए किया जाएगी।
और हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हमारे वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, आज उनमें जो 2003 से सवा नाली खरीदने का जो प्रोविज़न चला है, तो आज हमारे कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के पास ज़मीन नहीं है और आज वो खरीदते हैं तो वही नियम उनके ऊपर लागू होते हैं, उनको विशेष श्रेणी में डाल दिया जाता है एक गांव में, जिसके कारण वो सवा नाली से ऊपर खरीद भी नहीं सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं। यह कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में शामिल तुंगनाथ मंदिर के संरक्षण को लेकर बड़ी पहल की गई है। मंदिर में आए संरचनात्मक झुकाव का अब वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी कि CBRI ने संभाली है। इस वैज्ञानिक संरक्षण का उद्देश्य केवल झुकाव को रोकना ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखना भी है। ये तुंगनाथ मंदिर का प्रोजेक्ट हमको 2025 में अगस्त में हमको कांटेक्ट किया गया था। हमारे 5 वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं। इसका नेतृत्व डॉक्टर मनोजीत समंता कर रहे हैं। डॉक्टर देवदत्ता घोष, डॉक्टर हीना गुप्ता और शशांक और श्रीनिवास जी इसमें शामिल है। तो इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि वो तुंगनाथ मंदिर 2.5 डिग्री टिल्ट हुआ है करके हमको बताया गया है। तो ये हमारा कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस और रूट कॉज क्या है और उसका रेमेडियल मेजर जो करना है वो सब हम लोग कर रहे हैं। रानीखेत द्वारा हाट के पास घटगाड़ क्षेत्र में साइन खीरोगाड़ अभियान के अंतर्गत राकेश आर्या काकुदा के नेतृत्व में क्षेत्र के युवाओं के साथ खीरो नदी के पुनर्जीवन के लिए जन अभियान चलाया गया। इसमें कई युवाओं ने खुद श्रमदान कर नदी की सफाई, जलधारा के संरक्षण और जन जागरण का काम किया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष संगीत आर्या सहित कई युवा साथियों और स्थानीय नागरिकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और श्रमदान कर अभियान को मजबूती दी। आपको बता दें, समय के साथ बदलती जीवन शैली, जल स्रोतों की उपेक्षा, अतिक्रमण, प्रदूषण और घटते प्राकृतिक जल प्रवाह ने इस नदी को गंभीर संकट में पहुंचा दिया है। देहरादून के सहसपुर विकासखंड की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। उद्यान विभाग और ग्रामोत्थान के सहयोग से महिलाएं स्थानीय किसानों से ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदकर सीमा द्वार स्थित ITBP को नियमित आपूर्ति कर रही हैं। अप्रैल से अब तक 5 बार में 13 क्विंटल से ज्यादा सब्जियां सप्लाई की जा चुकी हैं। इस पहल से किसानों को उचित दाम और महिलाओं को रोजगार के साथ अतिरिक्त आय मिल रही है। भविष्य में मांग बढ़ने पर विकासनगर, लांघा और डोईवाला से भी आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। सहसपुर ब्लॉक से हमारा उड़ान क्लस्टर है और इसमें हमारी समूह की महिलाएं काफ़ी काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल भी काम कर रहे थे, कोई ग्रुपिंग में काम कर रहे थे। अभी हाल में हमारा आटा चक्की यूनिट का काम चला है। अभी हाल में ही हमें सब्जियों का ITBP से हमारा वो हुआ है, ITBP से कनेक्शन हुआ है कि इनके साथ हमें काम करना है। महिलाओं को इससे हम रोजगार से जोड़ रहे हैं और किसानों से मतलब वोकल एंड लोकल को हम ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं कि किसानों से सब्जी लेकर हम जवानों तक पहुंचाएं और ऑर्गेनिक सब्जी पहुंचाएं। इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि सीधे किसानों के पास एक अच्छा रेट जा रहा है और ये जो रेट तय हुए हैं हमारे, वो हुए हैं पूरे 1 साल के लिए। तो कभी रेट अप एंड डाउन होता रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि टमाटर का रेट जैसे जो किसान को इस समय मिल रहा है वो 30 रुपये मिल रहा है, लेकिन बाहर जो है 60 रुपये में बिक रहा है। लेकिन टमाटर का जो हमारा रेट है जो अनुबंध हुआ है वो 60 रुपये 50 पैसा हुआ, तो किसान को 60 रुपये 50 पैसा मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तो सुनिश्चित है, उसको रेट पहले से पता है और कहीं इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको जो NRLM के रीप के क्लस्टर हैं उसको उड़ान क्लस्टर है एक सहसपुर का, उसके माध्यम से इसको कर पा रहे हैं। इस संबंध में ये एक बेहतरीन पहल है और इसमें महिला समूहों के माध्यम से अगर हम ITBP के ऑर्गेनाइज सेक्टर में 25% ऑर्गेनिक सब्जियां दे पा रहे हैं और जैसा अभी तक जो मुझे ज्ञात हुआ है 13 क्विंटल के आसपास सब्जियां अप्रैल से अभी तक दी जा चुकी हैं और 5वां कंसाइनमेंट कल हमारा गया है। तो ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है और कहीं ना कहीं महिलाओं की आर्थिकी को इम्प्रूव करने
और उन्हें रोज़गार के अवसर देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसे किस तरीके से और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है और बेटर तरीके से ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ा जा सकता है। इसके लिए मैं CDO और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को इस संबंध में डायरेक्शन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर एफर्ट्स किए जा सकें। रामनगर में पुलिस ने एक रिजॉर्ट में चल रहे हाई प्रोफाइल कथित देह व्यापार और अवैध गतिविधियों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान 62 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें एक नाबालिग लड़की और एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। जनरल मैनेजर लखेंद्र चौधरी फरार है। पुलिस जांच के मुताबिक रिजॉर्ट में पार्टी केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कथित रूप से देह व्यापार का संगठित नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम की सराहना करते हुए SSP ने टीम के लिए 2500 रुपए के नकद पुरस्कार की भी घोषणा की। हमारे यहाँ पे आज जनपद नैनीताल में अभी तक का इस वर्ष का उत्तराखंड का खासतौर पे कुमाऊं रेंज का सबसे बड़ी कार्रवाई हुआ है। मतलब राज्य का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा, इस साल का सबसे बड़ा देह व्यापार, सेक्स रैकेट और डांस जो होता है ना, सेक्स रैकेट का और देह व्यापार का जो है एक भांडाफोड़ हुआ है। हमें एक सटीक सूचना मिली थी कि रामनगर क्षेत्र में एक पूरा रिजॉर्ट को ग्रुप बुकिंग करके आए हैं लोग। ये सब यूपी के और दिल्ली के लोग रहने वाले हैं और इनके द्वारा ग्रुप बुकिंग करने के उपरांत यहाँ पर जो है अन्य बाहर के राज्यों से, विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में महिलाओं को और नाबालिग बच्चियों को बुलाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और जो है ये सब चीज़ें, जिस्म फरोशी और जो है वेश्या वाटिका, व्यभिचार का धंधा चलाया जा रहा है करके अलग अलग जगहों से घेर के हमने पूरी रिजॉर्ट को जब छापेमारी की कार्रवाई करी, हैरतन दृश्य हमने देखा। वहाँ पर महिलाओं को नचाया जा रहा था, उन महिलाओं के ऊपर नोटों की गड्डी पर जो है उन पर जो है छिड़का जा रहा था। बाद में जानकारी पड़ा और कमरों में छापामारी करने पर विभिन्न प्रकार की आपत्तिजनक चीज़ें हमें बरामद हुई और भारी मात्रा में हमें शराब बरामद हुई और उस रिजॉर्ट में बार का लाइसेंस भी नहीं था। तो कुल मिला के 10 महिलाओं को हमने बरामद किया है। शर्म की बात यह है कि उसमें एक लड़की नाबालिग निकली, 16 साल की निकली है। 16 साल की बच्ची के साथ इन्होंने ये इस प्रकार का यौन उत्पीड़न और शोषण की कार्रवाई कराई इन लोगों ने, तो इसका ये अपराधी है। और बाकी लड़कियों को भी, बाकी महिलाओं को भी हमने सकुशल रेस्क्यू करके उसको अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिला के 51 लोग हैं, ये होटल स्टाफ और जो ग्राहक है, सब लोग हैं, ये सब लोग जो है ये सब यूपी और दिल्ली से आए हुए हैं। देहरादून के चक्राता से खबर है। यहां पर साहिया खुआनू मोटर मार्ग पर 5 दोस्तों की कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस, SDRF, स्थानीय ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को खाई से बाहर निकालकर CHC साहिया पहुंचाया गया। गंभीर घायलों को देहरादून रेफर किया गया। फिलहाल प्रशासन दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।